ब्राह्मण ससुराल में चिकन खाने वाली मुस्लिम बहू। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं वीर, लेकिन हमारे अम्मी अब्बू हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़ारा। मेरे माता पिता भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि आज ही हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद मेरे घर वालों को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। वीर और ज़ारा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद वीर ज़ारा को अपने घर लेकर आता है। वीर के साथ एक मुस्लिम लड़की को देखकर वीर के माता पिता हैरान रह जाते हैं। वीर, ये मुस्लिम लड़की कौन है और तू इसे यहाँ क्यों लाया है? तू जानता है ना, हमारे घर में सिर्फ ब्राह्मण ही लोग आ सकते हैं। माँ, इसका नाम ज़ारा है। मैं और ज़ारा काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, इसलिए आज हमने कोर्ट मैरिज कर ली। क्या तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली? अरे हम तो अपने से नीचे जाति वालों के हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं, और तू तो एक मुस्लिम लड़की से शादी करके उसे हमारे घर में ले आया। ये मांस मछली खाने वाले लोग हैं और हम तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। अम्मी जान, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप हमें एक मौका तो देकर दीजिए। हम एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाएंगे। हाँ माँ, ज़ारा सच में बहुत अच्छी लड़की है। आप एक बार इसे मौका तो दे दीजिए। अगर इसके बावजूद भी आप इस शादी को मंजूर नहीं करना चाहते तो मैं और ज़ारा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने इकलौते बेटे को घर छोड़ने की बात कहता देख श्याम और सरस्वती को ना चाहते हुए भी शादी को मंजूर करना पड़ता है। ज़ारा अगला दिन होते ही सुबह सुबह उठती है और फजर की नमाज पढ़कर अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है। आज मेरी पहली रसोई है, मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो नॉनवेज के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता है। एक काम करती हूँ, सबके लिए बटर चिकन बना देती हूँ। मेरे हाथ का बटर चिकन खाकर अम्मी और अब्बू जान का गुस्सा शांत हो जाएगा। सुबह से रसोई में है, ना जाने मेरी रसोई में क्या अनाप शनाप चीज बना रही होगी। माँ, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? आज ज़ारा की पहली रसोई है और मुझे यकीन है कि उसके हाथ का खाना आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वो कुछ अच्छा ही बना रही होगी, तभी उसे इतना टाइम लग रहा है। वीर इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ ज़ारा बटर चिकन लेकर आ जाती है और अपनी सास ससुर को सर्व करने लगती है। अपने घर में चिकन देखकर श्याम और सरस्वती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, हे राम 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 राम, ये क्या किया तूने? हमारे घर में चिकन बना दिया। तू जानती भी है तूने कितना बड़ा पाप किया है। मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे आज ही गंगा नदी में जाकर स्नान करना होगा, तभी ये पाप खत्म हो पाएगा। इतना कहकर श्याम गंगा नदी में स्नान करने के लिए निकल जाता है। घर के सारे बर्तन अशुद्ध कर दिए, मेरी रसोई भी अशुद्ध कर दी, मेरा तो सारा घर अशुद्ध हो गया। अब मुझे सारे घर में गंगा का पानी छिड़कना पड़ेगा, तभी मेरा घर शुद्ध हो पाएगा। हे राम 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 राम, तेरी वजह से मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है वीर। तेरी वजह से आज इस घर में मांस मछली बनी है, जिस घर में आज तक प्याज लहसुन तक की सब्जी नहीं बनी। इतना कहकर सरस्वती वहाँ से चली जाती है। ये तुमने क्या कर दिया ज़ारा? तुम जानती हो ना, मेरा परिवार एक ब्राह्मण परिवार है। ये जानते हुए भी तुमने चिकन बना दिया। वीर, तुम जानते हो ना मुझे चिकन खाना कितना पसंद है, और मैंने चिकन इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगा कि अम्मी और अब्बू जान को मेरे हाथ का चिकन पसंद आएगा और वो मुझे अपना लेंगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। ज़ारा को बचपन से ही चिकन खाना बहुत पसंद होता है, जिसके चलते वो हमेशा चिकन ही खाती थी। लेकिन ब्राह्मण परिवार में शादी के बाद ज़ारा को चिकन खाने में काफ़ी परेशानी होती है, इसीलिए ज़ारा घर में चिकन बनाने की बजाय बल्कि बाहर से ऑर्डर करके खाने लगती है कि तभी वहाँ सरस्वती आ जाती है। हे भगवान, परसों ही तेरे चिकन बनाने पर घर में इतना बड़ा कलेश हुआ, लेकिन फिर भी तेरा मन नहीं भरा। आज फिर तूने घर पर चिकन मंगवा लिया और आराम से बैठकर खा रही है। अम्मी जान, ये तो बाहर से आया हुआ चिकन है ना, और मैं तो घर के बर्तनों में भी चिकन नहीं खा रही हूँ, तो फिर अब क्या दिक्कत है? इतना ही शौक है ना चिकन खाने का, तो अपने घर जाकर खा, यहाँ नहीं। ये तेरा मायका नहीं, ससुराल है। हे भगवान, हमने ऐसे क्या पाप किए थे जो तू हमें ये दिन दिखा रहा है? इस दिन को दिखाने से अच्छा होता तू हमें पहले ही अपने पास बुला लेता। सरस्वती की बात सुनकर ज़ारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। शादी के बाद ज़ारा को एक बार भी ढंग से चिकन खाने को नहीं मिलता, इसीलिए ज़ारा अपने पति वीर के साथ बाहर जाती है और बाहर जाकर चिकन खाती है।
लेकिन वीर और जारा को चिकन की शॉप पर उनकी ही पड़ोसन विमला देख लेती है, जिसे देखकर वो सरस्वती के पास आती है। ये क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले में? पहले तो तुम मुस्लिम बहू को ले आई और अब तुम्हारी मुस्लिम बहू बाहर तुम्हारे बेटे वीर के साथ चिकन खा रही है। ऐसे लोग हमारे मोहल्ले में हमें नहीं चाहिए। ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है और तुम्हारी बहू इस पूरे मोहल्ले को चिकन खाकर अपवित्र कर रही है। मैं खुद ही उससे परेशान हूँ, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। अपने बेटे की वजह से हमें उसे इस घर में रखना पड़ रहा है। मेरा बस चले तो मैं उसे इस घर में एक पल भी न रहने दूं। अरे काकी आप। ठीक है सरस्वती, मैं चलती हूँ। अब तेरे घर को राम ही बचाए। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। विमला के जाते ही सरस्वती फिर से जारा को ताने देने लगती है। जारा जब भी चिकन खाती तो सरस्वती उसे हमेशा सुनाती। अपनी सास की बात सुन सुनकर जारा अब थक चुकी थी, इसलिए जारा अब धीरे धीरे चिकन खाना बंद कर देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन सरस्वती रोज की तरह आरती की थाली लिए मंदिर जा रही होती है कि तभी सामने से आ रही एक तेज गाड़ी से सरस्वती का एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास सभी मौजूद लोग सरस्वती को अस्पताल लेकर जाते हैं। सरस्वती का परिवार भी वहां आ जाता है। डॉक्टर, मेरी सरस्वती कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उनके ब्लड काफी लॉस हो चुका है। अगर उन्हें खून न चलाया गया तो उनकी जान पर भी बन सकती है। आप में से अगर किसी का खून ए पॉजिटिव है तो वो उन्हें ब्लड दे सकते हैं। मेरा ब्लड ए पॉजिटिव है। डॉक्टर, आप मेरा ब्लड ले लीजिए और मेरी अम्मी जान को बचा लीजिए। डॉक्टर जल्दी से जारा का ब्लड सरस्वती की बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिसके कुछ घंटे बाद ही सरस्वती को होश आता है। सरस्वती को सारी बातें जब पता चलती हैं तो सरस्वती को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो जारा से माफी मांगती है। जारा बहू, मुझे माफ कर दे। हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में मैं तो इंसानियत भूल ही गई थी। आज तेरी इसी इंसानियत की वजह से मेरी जान बच पाई है। अगर तू ना होती तो शायद मैं अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाती। मुझे माफ कर दे। तुझे जब भी चिकन खाने का मन करे तो तू बाहर जाकर खा सकती है। मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया। आज तेरी वजह से ही मेरी सरस्वती की जान बच पाई है। अपने सास ससुर की बात सुनकर जारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद जारा का जब भी चिकन खाने का मन करता तो वो बाहर जाकर चिकन खाती। इसी के साथ जारा अब हिंदू रीति रिवाज के बारे में सीखती है और वही सरस्वती भी मुस्लिम रीति रिवाजों के बारे में, और पूरा परिवार अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। बेटी, कितनी देर हो गई है? आपने अभी तक हमें लड़कियां ही नहीं दिखाई। अरे और कितनी देर करोगे लड़कियां दिखाने में? अरे बहन, लाया हूँ। ये देखो, ये सारी फोटोज लड़कियों की हैं। इन्हें देखकर अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां पसंद कर लो। ममता लड़कियों की फोटो देखकर अपनी मुंह में बड़बड़ाती रहती है। मेरे दोनों नालायक बड़े बेटों ने तो अपनी पसंद की लड़कियां ढूंढ ली हैं। अब मैं कम से कम अपनी पसंद की 2 सुंदर गोरी सुशील लड़कियां तो ढूंढ लूं। ममता के दोनों बड़े बेटों ने अपनी पसंद की लड़कियां देख रखी होती हैं, जो रंग रूप से बहुत ज्यादा काली होती हैं, जिसके चलते ममता को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। लेकिन अपने बेटों की इच्छा के चलते वो कुछ नहीं कर पाती। वहीं पंडित के दिए हुए फोटोज में से ममता को 2 लड़कियों की फोटो बहुत पसंद आती है। अरे हाँ, बस यही दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं। इतनी सुंदर बहू तो शायद ही इस मोहल्ले में किसी की होगी। ममता उन दोनों लड़कियों की फोटो पंडित को देती है और उसे रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। चिंता मत करो, बहुत जल्द चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा आपके दोनों बेटों का। कुछ ही दिनों में ममता अपने चारों बेटों की शादी का मुहूर्त निकलवा देती है, जिसके बाद उसके चारों बेटों की शादी हो जाती है और वो अपनी चारों बहू को घर पर ले आती है। घर पर गृह प्रवेश के समय पर वो अपनी दोनों गोरी बहू के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है और उनके अच्छे से गृह प्रवेश भी कराती है। बहू, घर में अंदर आओ, तुम्हारे इस घर में स्वागत है। बेचारी काव्या और सलोनी घर के दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने पतियों के साथ घर में आ जाती हैं। ये सब देखकर दामोदर अपनी पत्नी ममता से कहता है, अरे ममता, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? जिस तरह तुम्हारे 2 छोटे बेटों की पत्नियां इस घर में आई हैं, इस तरह बड़े बेटों ने भी शादी करके इस घर में अपनी पत्नियों को इस घर में लेकर आए हैं। तुम्हें उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अपनी पसंद की लड़कियां लेकर आए भी
तो काली हैं, इतनी काली लड़कियां हैं। हे भगवान, तुम्हें पता है मेरी सभी सहेलियां किस तरह मुझे बोल रही हैं। अरे उनके घर में इतनी सुंदर सुंदर बहू है, और देख रहे हो ना आप मेरी पसंद की बहू कितनी सुंदर और गोरी है, उन काली कलोटियों से तो अच्छी ही है। दामोदर ये सुनने के बाद हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी ममता से कहता है, ए भगवान, तुम जैसी औरतों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें क्या ही बोलूं। दामोदर ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद ममता अपनी दोनों गोरी बहू को अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए कहती है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। सभी लोग तुम्हें शगुन देंगे। इतनी चांद से मुखड़े के हो तो हर कोई भर भर कर शगुन देगा। आज देखना, तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म बहुत अच्छे से होगी। ममता अपनी दोनों गोरी बहू को मुंह दिखाई की रस्म के लिए ले जाती है, जिसके बाद दामोदर उनके पीछे से अपने बड़े बेटों की बहू को भी ले आता है। ममता सबसे आगे अपनी दोनों गोरी बहू को बिठाती है और उनके पीछे काली बहू को, जिसके बाद सभी औरतें एक एक करके मुंह दिखाई की रस्म शुरू करती हैं और ममता की गोरी बहू को ज्यादा शगुन देती हैं। बहन, तेरी दोनों गोरी बहू तो बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन ये दोनों काली बहू कहाँ से ढूंढ कर लाई है? इतनी काली बहू, ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की भट्टी से उठा कर ले आए हैं इन दोनों को। बड़ी बहू, खैर अब हम क्या ही बोले। ये सब सुनकर काव्या और सलोनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। तो वही मोहिनी और रागिनी दोनों ही बहुत खुश रही होती हैं, क्योंकि उन्हें शगुन में बहुत सारे पैसे, जेवर और साड़ियां मिली होती हैं। आखिरी में ममता अपनी दोनों गोरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करती है, जिसमें वो उन्हें खूब सारे गहने और पैसे भी देती है, साथ में बनारसी साड़ियां भी देती है। और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी दोनों काली बहू को एक मिठाई का डिब्बा, 10 रुपए और एक पुरानी सी साड़ी पकड़ा देती है। मुझे माफ करना, तुम्हारे लिए तो मेरे पास शगुन बचा ही नहीं। कोई नहीं, फिर भी कभी जब आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। फिलहाल इसी से काम चला लो। ये सब देखकर दामोदर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। वहीं शादी के बाद से ममता अपनी चारों बहू में बहुत ज्यादा भेदभाव करती है। वो अपनी गोरी बहू को तो हर एक चीज लाकर देती है, तो वहीं काली बहुओं की तरफ वो देखना भी पसंद नहीं करती। अरे मोहिनी, रागिनी, तुम दोनों को इस घर में आए हुए काफी दिन हो गए हैं, कहीं बाहर घूमने नहीं गए। आज का डिनर हम सब बाहर करेंगे। पहली बार तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ममता। चलो, इसी बहाने इन सबको एक साथ थोड़ा समय मिल जाएगा। जाओ काव्या, सलोनी, तुम दोनों भी जाकर तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, काव्या और सलोनी हमारे साथ नहीं जाएंगी। अगर ये हमारे साथ जाएंगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मैं उन्हें लेकर नहीं जाने वाली। ये सुनकर काव्या और सलोनी को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं और रसोई में आकर काम करते हुए, रोते हुए एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमने उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, हमेशा उनकी हर बात सुनी। इस घर को भी हम बहुत समझ कर चला रहे हैं, फिर भी माँ जी का बर्ताव ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हमारा काला रंग, हम गरीब हैं, तो इसका मतलब हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितना माँ जी हमारे साथ बुरा बर्ताव करती हैं। खैर, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? ये सब तो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। काव्या और सलोनी दोनों ही बहुत उदास होती हैं। उस दिन वो दोनों मायूस होकर घर पर ही रुकती हैं और वहीं मोहिनी और रागिनी दोनों ही बाहर जाकर अपनी रंग ढंग दिखाने लगती हैं, जहाँ तक कि वो अपनी सास से भी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करने लगती हैं। ओह माय गॉड, तुम जैसी टिपिकल टाइप की औरतें अगर मेरे साथ चलेंगी तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? माँ जी, आप थोड़ा दूर होकर चलिए, ये अच्छी जगह है, स्टैंडर्ड जगह है। अगर आप हमारे साथ चलोगी तो हमारा क्लास नीचे गिर जाएगा। ममता ये सुनने के बाद बहुत उदास हो जाती है। अपना दोनों गोरी बहू का ये बर्ताव ममता को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी दामोदर ममता से कहता है, देखा ममता, तुमने जिन बहू को तुम अपने सिर पर बिठा रही थी, उन्होंने आज तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है। अरे ऐसा तो कोई अपने पराई के साथ भी नहीं करता। खैर, मैं अब तुम्हें और क्या ही समझाऊं। इनसे अच्छी तो तुम्हारी काली बहू है। कम से कम उन्हें मान मर्यादा और दूसरों की इज्जत करनी तो आती है। इन दोनों के साथ तो मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। अपनी काली बहू के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाऊंगा और आराम से सो जाऊंगा। अपने पति की ये बातें सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है, जिसके बाद वो अपने आप से बातें करती है। ये सब मेरी ही गलती है।
मैं ही कुछ ज्यादा अपनी गोरी बहू को अपने सर पर बिठा रही थी। आज उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया है। ऊपर से मैं अपनी काली बहू को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी गोरी बहू को डिनर करवाने के बाद ममता वापस जब घर पर आती है तो अपनों दोनों काली बहू के पास जाती है और उन दोनों से माफी मांगती है। मेरे तुम दोनों को पहचानने में गलती कर दी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है बहू। तुम दोनों हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूंगी। माँ जी, आप हमारी माँ जैसी हो, आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लगता है आपने बाहर सही से डिनर नहीं किया। चलिए, हमने आपके लिए भी खाना बना कर रखा है, चलिए खा लीजिए। उस दिन ममता अपनी दोनों काली बहू के साथ पेट भरकर खाना खाती है और अगले दिन से अपनी दोनों गोरी बहू को लाइन पर लगा देती है। कुछ दिनों बाद उसकी दोनों गोरी बहू भी सुधर जाती हैं, जिसके बाद ममता अपनी चारों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।